हमारा आज का विश्लेषण आपको अंदर तक हिलाकर रख सकता है, इसलिए हमारी ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत के मजदूर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते? यानी क्या हमारे देश के लोग कामचोर हैं? ये टिप्पणियां चीन के एक अखबार ने की हैं। ये चीन का सरकारी अखबार है और इस अखबार ने भारत और भारत के लोगों का घोर अपमान किया है। आज हम इस अपमान का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इन दिनों भारत में चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की लगातार अपील की जा रही है और ऐसी अपील आपके पास भी आई होंगी। इसकी वजह यह है कि चीन भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का लगातार समर्थन कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के लोग चीन में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दें। इस अपील के पीछे तर्क यह है कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी और वो पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देगा। लेकिन अब चीन भारत में हो रहे इस विरोध पर भड़क गया है और चीन का सरकारी मीडिया हमारे खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत सिर्फ चिल्ला सकता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। वैसे यहां चिल्लाने की जगह चीन के अखबार ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने उस शब्द को शालीनता से बदल दिया है, क्योंकि वो शब्द अगर हम आपके सामने पढ़ देते तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता। इस अखबार में यह भी लिखा है कि भारत में चीन के उत्पादों को लेकर चल रही बहस भड़काऊ है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के प्रोडक्ट्स चीन के प्रोडक्ट्स के सामने नहीं टिक सकते क्योंकि वो घटिया हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर भी भारत कुछ नहीं कर सकता। चीन का सरकारी मीडिया इतने पर ही नहीं रुका। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को आगाह किया है कि वो भारत में निवेश ना करें क्योंकि भारत में ना तो बिजली है और ना ही पानी है। चीन के इस अखबार ने भारत के लोगों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत के लोग मेहनती नहीं हैं। भारत के मजदूर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में काम करना उन्हें पसंद नहीं है, यानी वो कामचोर हैं। अखबार ने ये आगे लिखा है कि भारत में कई मजदूर संगठन हैं जो मजदूरों को काम नहीं करने देते। भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को सलाह दी है कि उन्हें भारत में अपने कारखाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज ना लगाएं क्योंकि ना चाहते हुए भी भारत चीन से ही सामान खरीदेगा। इसलिए चीन की कंपनियां चीन में ही अपने कारखाने और फैक्ट्रियां लगाएं। उन्हें भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत के पास काफी पैसा है लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा राजनेताओं, अफसरों और पूंजीपतियों के पास है। चीन के इस सरकारी अखबार में मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी अव्यावहारिक बताया गया है। ये लेख, अब दुख की बात बताते हैं आपको। दुख की बात यह है कि ये लेख भारतीय मूल के ही एक फ्रीलांस लेखक ने इस अखबार में लिखा है जो चीन के गांसू प्रांत में रहते हैं। यानी एक बार फिर भारत को एक विभीषण ने ही चोट पहुंचाई है। ये कलयुग है और कलयुग के विभीषण रावण के खिलाफ नहीं बल्कि राम के खिलाफ काम करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में जन्म लेने वाले एक लेखक ने भारत के बारे में जो कड़वी बातें लिखी हैं, आखिर उनका आधार क्या है? क्या वाकई भारत चीन पर इतना निर्भर हो चुका है कि हम चाहकर भी चीन का आर्थिक नुकसान नहीं कर सकते, चाहकर भी आर्थिक बहिष्कार हम नहीं कर सकते? ग्लोबल टाइम्स में जो दावे किए गए हैं, हमारी टीम ने उन दावों पर आज दिन भर काफी रिसर्च किया। हमने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर भारत चीन से कितना सामान खरीदता है, कितना सामान चीन को बेचता है, और अगर भारत के लोग वाकई में चीन में बने सामान का बहिष्कार कर दें, उन्हें खरीदना बंद कर दें, तो चीन का कितना नुकसान होगा। हमने रिसर्च के जरिए यह पता लगाने की भी कोशिश की है कि अगर आप चीन में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको कितनी मेड इन चाइना वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि लेख चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन लौटने के बाद छपा है। इस लेख की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते शी जिनपिंग भारत में ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए आए थे, तब यह लेख नहीं छापा गया था। यह लेख तभी छपा जब शी जिनपिंग वापस चीन लौट गए। इसका मतलब साफ है कि चीन
भारत को वैचारिक स्तर पर घायल करना चाहता है। चीन के सरकारी मीडिया ने एक तरह से भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत चाहकर भी चीन से सामान खरीदना बंद नहीं कर सकता, ये भारत की मजबूरी है। हमने ये पता करने की कोशिश की है कि इस धमकी में सच की मात्रा कितनी है। हमने इस संबंध में आज कुछ आंकड़े जुटाए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको सही स्थिति का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। चीन के अखबार में छपी हुई बातों को सुनकर आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा, लेकिन ऐसे मसलों में क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसी बातों का वजन नापने के लिए आंकड़ों और तर्कों के तराजू का इस्तेमाल करना होता है। यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी तो जरूर हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हैं। राष्ट्रवाद और अंधभक्ति में बहुत फर्क होता है। राष्ट्रवाद से देश को लाभ होता है, लेकिन अंधभक्ति देश की जड़ें काटने का काम करती है। इसलिए आज हम जो भी कहेंगे वो रिसर्च के आधार पर कहेंगे, आंकड़ों के आधार पर कहेंगे। इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। भारत दुनिया के 140 देशों से करीब 6000 तरह के प्रोडक्ट्स खरीदता है। इनमें से करीब 16% प्रोडक्ट्स, 16% प्रोडक्ट्स भारत में चीन से आते हैं, और चीन ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत चीन से हर साल 4,13,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, जबकि चीन के बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। भारत में करीब 5% सामान सऊदी अरब से आता है। यहां पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि ट्रेड पार्टनर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा व्यापारिक साझेदार जिससे आप सामान खरीदते भी हैं और उसे सामान बेचते भी हैं, वो ट्रेड पार्टनर होता है। आपको जानकर आज दुख होगा कि भारत चीन से हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान तो खरीद लेता है, लेकिन भारतीय व्यापारी सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का सामान ही चीन में बेच पाते हैं। भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट करीब 3,53,000 करोड़ रुपए का है। व्यापारिक घाटे का कैलकुलेशन करने के लिए आपको खरीदे गए सामान की रकम में से बेचे गए सामान की रकम माइनस करनी होगी, यानी घटानी होगी। और जब आप ये कैलकुलेशन चीन और भारत के संदर्भ में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत चीन को जितने रुपए का सामान बेचता है उससे 5 गुना ज्यादा खरीद लेता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा है कि भारत चाहकर भी चीन में बने प्रोडक्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। हमने रिसर्च के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या यह दावा वाकई सही है, सच है। रिसर्च के बाद जो नतीजे हमें मिले हैं वो आपको आज निराश कर देंगे। आप माने या ना माने, चीन भारत के लोगों की जिंदगी में अब अंदर तक घुस चुका है। चीन आपकी जिंदगी में हर तरफ मौजूद है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपनी जिंदगी में, अपने घर में, दफ्तर में, तो हर तरफ आपको चीन नजर आएगा। चीन भारत के लोगों के साथ सुबह से लेकर रात तक रहता है। यहां तक कि अपने बाथरूम में भी आप चीन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। सुबह जिस अलार्म क्लॉक की आवाज से आप उठते हैं, उनमें से ज्यादातर चीन में ही बनाई जाती है। जब आप नहाने के लिए अपने बाथरूम में पहुंचते हैं तो वहां लगी बाथरूम टाइल्स, टूथब्रश होल्डर्स और शेविंग किट के रूप में भी चीन में बना सामान आपके साथ होता है। इसके बाद जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि भगवान की ज्यादातर मूर्तियां भी चीन से ही बनकर आती हैं। पूजा के बाद जब आप पेट पूजा यानी नाश्ता करते हैं तो कटलरी और दूसरे बर्तनों में भी उनके जरिए भी चीन आपकी जिंदगी में झांक रहा होता है। इसी तरह जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कार एक्सेसरीज, ऑडियो प्लेयर, की चेन्स, स्पीकर्स और नेविगेशन सिस्टम के रूप में भी चीन आपके सफर का साथी होता है। फिर जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो अपने बॉस से मुलाकात से पहले चीन आपसे हाय हेलो कर रहा होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर, स्कैनर, लैपटॉप और स्टेशनरी का ज्यादातर सामान भी चीन में ही बनकर आता है। और इतना ही नहीं, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, कैमरा, प्रोजेक्टर्स और हेडफोन जैसी मनोरंजन और काम से जुड़ी सुविधाएं भी चीन ही आपको मुहैया कराता है। और जब आप घर पहुंचकर जिम जाते हैं, वहां भी चीन में बने जिम इक्विपमेंट्स और दूसरी फिटनेस एक्सेसरीज आपके साथ व्यायाम कर रही होती है। आपके घर को सजाने वाला ज्यादातर सामान भी मेड इन चाइना होता है। इनमें लाइट्स, दीवार घड़ी यानी वॉल क्लॉक्स और डिजिटल फोटो फ्रेम्स जैसे सामान भी चीन में ही बनाए जाते हैं। यहां तक कि
सोने से पहले जो डायपर आप अपने छोटे बच्चे को पहनाते हैं और जो खिलौने उन्हें खेलने के लिए देते हैं, उनमें से भी ज्यादातर चीन में ही तैयार किए जाते हैं। और दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद जब आप सोने के लिए एकदम तैयार होते हैं और अपने बेडरूम जाते हैं, तो भी चीन आपके साथ होता है, क्योंकि एयर प्यूरिफायर्स, ब्लोअर्स, हीटर्स, रूम फ्रेशनर्स और नाइट लैंप जैसे प्रोडक्ट्स भी पूरी तरह मेड इन चाइना होते हैं। इसके अलावा फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स यानी खाद, इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टील और बीमारियों से बचाने वाली कई दवाइयां भी चीन में ही बनाई जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि चीन में बने सामान का बहिष्कार करके चीन को सबक सिखाने की जो कस्में खाई जा रही हैं, उन कस्मों को पूरा करने के लिए आपको अपने पूरे लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि चीन अब सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि वो दुनिया के तमाम देशों का लाइफस्टाइल बन चुका है। आप ये सब जानकर काफी निराश हो गए होंगे कि चीन आपकी जिंदगी में इतना अंदर तक घुस चुका है और उससे पीछा छुड़ाना वाकई आसान नहीं है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर चीन के प्रति निर्भरता खत्म करने का उपाय क्या हो सकता है। तो इसका सबसे पहला जवाब है, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बनना होगा, यानी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। 132 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बाजार बनना तो आसान है और इसी का फायदा चीन उठा रहा है। चीन भारत से भी ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन चीन ने खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील कर दिया है। वो सामान बनाते हैं, खरीदते नहीं हैं। दुनिया भर की कंपनियां चीन में सामान बनाती हैं और फिर उसे दुनिया भर के बाजारों में बेचती हैं। इस बिजनेस मॉडल को आप समझने की कोशिश कीजिए। भारत चीन से यह कला सीख सकता है अगर चाहे तो। निवेश का माहौल बेहतर बनाकर, टैक्स सिस्टम को आसान करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके और भ्रष्टाचार को खत्म करके भारत भी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि हम सिर्फ सामान खरीदते हैं। लोग दुनिया भर के देश हमें कस्टमर के तौर पर देखते हैं, सामान खरीदने वाले के तौर पर देखते हैं। सामान बनाने वाले के तौर पर दुनिया अभी हमें नहीं देखती। मेक इन इंडिया योजना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी और इस योजना को कामयाब बनाकर भारत न सिर्फ चीन का मुकाबला कर सकता है, बल्कि चीन पर अपनी निर्भरता को भी कम कर सकता है। वैसे मेक इन इंडिया का मकसद भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना ही है, जहां दुनिया भर की कंपनियां आकर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन के क्षेत्र में काम कर सके। लेकिन अभी भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस योजना का फायदा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उठा रही हैं। ये कंपनियां पहले से ही भारत में बन रहे प्रोडक्ट्स की रीब्रांडिंग कर रही हैं, जो कि एक तरह का छल है, धोखा है। विदेशों से सामान मंगवाकर उसे भारत में असेंबल करना मेक इन इंडिया के नाम पर एक धोखा है और ये असल में मेक इन इंडिया नहीं है। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का अनुमान है कि ये ट्रेंड 2020 तक जारी रहेगा। भारत इस बेहतर आर्थिक माहौल का पूरा फायदा उठा सकता है अगर चाहे। लाल फीताशाही को खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए चीन के उत्पादों पर भारत में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भारत चीन में बने खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित जरूर कर सकता है। चीन में बने कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाकर भारत के बाजारों में उनका पहुंचना मुश्किल बनाया जा सकता है। हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के मुताबिक भारत पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए पहली पसंद बन सकता है, क्योंकि एशियाई देशों में भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां बाजार भी है और बिजनेस करने का माहौल भी है। एक बात सभी भारतीय लोगों को स्वीकार करनी होगी कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वहां बहुत पहले से ही आर्थिक नीतियां बना ली गई थी और उन पर काफी तेजी से काम किया गया। चीन ने भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र है और पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों को काफी पसंद किया जाता है। भारत इन सभी बातों का फायदा उठाकर चीन को हर मामले में पीछे छोड़ सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। हालांकि इसके लिए उसे कम संसाधनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ठीक वैसे ही
जैसे किसी गरीब परिवार का व्यक्ति या गरीब परिवार का बच्चा कई बार ओलंपिक्स में मेडल जीत लेता है और सबको पीछे छोड़ देता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो जूता पहनकर दौड़ते हैं, लेकिन भारत का गरीब लड़का नंगे पैर दौड़ता है, लेकिन कई बार अपने दम पर वो भी मेडल जीत लेता है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ने भारत और भारत के लोगों के खिलाफ जहर उगला तो एक सवाल सबके मन में उठने लगा कि भारत चीन से पीछा क्यों नहीं छुड़ा सकता। तो इसका जवाब यह है कि जब दुनिया एक बड़े बाजार में बदल जाती है तो व्यापार के तराजू पर दोस्ती और दुश्मनी नहीं, सिर्फ नफा और नुकसान तोला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बहिष्कार से, क्योंकि किसी भी त्यौहार पर से लगभग 3 महीने पहले सामान सारा आ जाता है, तो चाइना को तो जो लाभ होना था वो तो हो गया। लेकिन अभी जो रिटेलर और होलसेलर के बीच में जो डिमांड है उसमें लगभग मोटे तौर पर 20% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले इस साल में है। भारत में इन दिनों चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। ये अपील ज्यादातर सोशल मीडिया पर हो रही है। इस अपील में कहा जा रहा है कि अगर भारतीय चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और वो पाकिस्तान का साथ देना छोड़ देगा। लेकिन ये मैसेज पूरा सच लोगों को नहीं बता रहा। सच्चाई ये है कि त्योहारों के मौसम में जो सामान भारत में बिकता है वो चीन से 3 महीने पहले ही आ जाता है, जिसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है। अगर भारत में यह सामान नहीं बिकेगा तो चीन की दिवाली खराब नहीं होगी, बल्कि सिर्फ भारतीय कारोबारियों को नुकसान होगा। सेमी होलसेल बायर जो है या होलसेल बायर है उसने भी परचेजिंग रोक दी है। जो इम्पोर्टर से परचेजिंग उसने भी रोक दी है, क्योंकि उसको भी शंका है कि मैं इस माल को पूरी तरह से निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए उसने परचेज करना बंद कर दिया है। आजकल तो ना के बराबर ही है। ना के बराबर? हाँ जी, पहले अच्छा सेल हो जाती थी हमारी, 50-60 हज़ार तक के सेल निकल जाती थी। आजकल सेल हो ही नहीं रही। लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 50% कम काम है और आगे भी काम दिख नहीं। तो इस टाइम बात करने की फुर्सत तो बहुत दूर की बात है, देखने की फुर्सत नहीं होती थी किसी को। अब इस समय आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ खाली। अगर चीन के सामान का बहिष्कार आज किया जाए तो चीन का क्रिसमस और न्यू ईयर जरूर खराब हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भारत अपनी जरूरत का कुल 16% सामान चीन से मंगाता है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हर कंपनी ये सोच ले कि मेरी क्वालिटी डिफेक्टिव नहीं बन सकती, मेरे गेट से डिफेक्टिव माल बाहर नहीं जाएगा। आज चाइना कोई चीज़ बना लेता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, गणेश जी की मूर्ति है। अब गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के हिंदुस्तान आ रही है, उसमें ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि चाइना की मूर्ति सुंदर लगती है और हिंदुस्तान में मूर्ति नहीं बन पा रही ढंग से? ये क्या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? क्या इसमें कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है? ये मानसिकता है। जब भी कोई खराब चीज़ बाजार में आती है तो ये बताती है कि इसको बनाने वाले की मानसिकता क्या थी। चीन के उत्पादों पर बैन लगाने से या उन्हें न खरीदने से चीन की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। ऑलवेज प्रेफर कि मैं इंडियन प्रोडक्ट्स को ही बाय करूं और उसी से अपने घर को सजाऊं और उसी से अपनी दिवाली मनाऊं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, तो इस वजह से अपना इंडिया का अगर पैसा इंडिया में ही रहता तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। लोगों का प्रयास होना चाहिए कि उनको चाइना का आइटम ना खरीद करके उनको हम अपने तरफ से कमज़ोर करें। जब तक रिलेशन ठीक नहीं है तब तक नहीं ले। एकदम से सारी चीज़ें तो हम नहीं स्टॉप कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम कुछ कर तो सकते हैं ना। अभी दिवाली के लिए या नहीं, लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। अगर वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं देंगे, हमें डिच करेंगे, तो हम उनके साथ ऐसे ही करेंगे। सुबह से शाम तक आप जितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर चीन में ही बनाई जाती है। हालांकि चीन में बने सामान की क्वालिटी काफी हल्की मानी जाती है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे माहौल के अभाव में सिर्फ और सिर्फ चीन को फायदा पहुंचता है। बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये WTO के मेंबर होने के कारण ये इसके पाबंदी नहीं लगा सकते हैं।
परंतु ऐसा है कि कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण डाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और हमारे सामान भी वहाँ पहुँच जाए, तब हो सकता है। या जो अब जैसा हमारा सिस्टम था किसी ज़माने में रूस के साथ, सोवियत यूनियन जब था तो ट्रेड प्लान होता था, आप इतना लेंगे हमसे, इतना हम आपसे लेंगे, वो शायद आजकल संभव नहीं है, लेकिन वो बैलेंस होता था। उसी कुछ ऐसा ही बनाना होगा, उसका आधुनिक वर्जन बनाना होगा चीन के साथ। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से ढेर सारा सामान खरीदते हैं। अमेरिका 17% सामान चीन से खरीदता है, तो यूरोपीय यूनियन 17%, हांगकांग 16% और जापान 6% सामान चीन से खरीदता है। यानी चीन से छुटकारा पाना भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल है। चाइना में कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग रिसर्च पे कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ की पॉलिसीज़ बन रही हैं, किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाया है। उनको ये पता है कि अगर उनको इस दुनिया में रहना है तो उनको एक इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जो एनर्जी है वो लॉबिंग में वेस्ट करी है कि किस तरह से टैक्स रेट कम हो जाए। हम लोगों ने इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि आज आप अगर प्रोडक्टिविटी के पैरामीटर देखो, चाहे आप क्वालिटी के पैरामीटर देखो, इन्वेस्टमेंट्स के स्टेटस देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन जाता है उसकी मेंटेनेंस देखो, ये सब चीज़ें हमारे सामने कुछ ना कुछ तो चीज़ें बयां करती हैं कि क्यों चाइना आगे निकला और क्यों हम पीछे रह गए। मेरे हिसाब से आज ये वक्त आ गया है। इसके लिए हमें चीन को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी की अच्छी बातों का अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जिद में अपने लोगों की आजादी छीनी है और लोकतंत्र का गला घोंटकर अपने देश को दुनिया की फैक्ट्री बनाया है। पूजा मक्कड़ और रूफी जैदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यहां पर हम आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी तो जरूर हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हैं, और यही बात हम आपसे भी कह रहे हैं। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। राष्ट्रवाद और अंधभक्ति में बहुत फर्क होता है। राष्ट्रवाद से देश को लाभ होता है, लेकिन अंधभक्ति देश की जड़ें काटने का काम करती है। इसलिए चीन के मीडिया द्वारा कही गई बातों को सच की कसौटी पर तोलने की जरूरत है। हमें आंकड़े पता होने चाहिए, हमें यथास्थिति पता होनी चाहिए, और उसके बाद बिना इमोशनल हुए, बिना भावनाओं के हमें यह तय करना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी कमियां रह गई हैं। हम दुनिया के 2 विशाल देशों का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हमें इसके लिए थोड़े और समय की जरूरत पड़ेगी।